अनुच्छेद 224 में व्यवस्था दी गई है कि यदि कार्य की अधिकता है, माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में कार्य की अधिकता है, तो अपर न्यायमूर्तियों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। दो साल के लिए होती है और वो अपना कार्य निपटाने के लिए फिर उनको जो है हटा दिया जाता है। तो अब कितने अपर न्यायमूर्तियों की नियुक्ति होनी है, इसको राष्ट्रपति निर्धारित करता है कार्य के अधिकता को देखते। भारत भर में किसी भी न्यायालय में माननीय उच्च न्यायालय का रिटायर्ड न्यायमूर्ति वकालत नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर। यानी कोई न्यायमूर्ति की गरिमा बनाने के लिए ये व्यवस्था की गई है, ये प्रतिबंध लगाया गया है कि हाई कोर्ट से रिटायर होने के बाद वो हिंदुस्तान के किसी उच्च अथवा अधीनस्थ न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता अथवा विधि व्यवसाय नहीं कर सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। माननीय उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायमूर्ति रिटायर होने के बाद, अपना कार्यकाल समाप्त करने के बाद, समकक्ष अथवा अधीनस्थ में तो नहीं, परंतु माननीय उच्चतम न्यायालय में अपना विधि व्यवसाय कर सकता है। हम आज चर्चा करेंगे अनुच्छेद भाग 6 संविधान के भाग 6 के बारे में वर्णन करेंगे। अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल के बारे में व्यवस्था की गई है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, परंतु राष्ट्रपति एक राज्य अथवा एक से दो से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही राज्यपाल नियुक्त कर सकती है। ये 7वां संविधान संशोधन 1956 की धारा 6 द्वारा जोड़ी गई है कि सामान्यतः एक राज्य का एक ही राज्यपाल होता है, लेकिन सरकार, राष्ट्रपति चाहे तो एक राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त कर सकती है। अनुच्छेद 154 में व्यवस्था दी गई है राज्य की कार्यपालिका की शक्ति। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। उनका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सलाह पे हर कार्य करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्य द्वारा राज्यपाल को नियुक्त करता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। राज्यपाल की पदावधि क्या है? राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, परंतु इसके पहले भी राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधन कर अपने हस्ताक्षर लेख द्वारा अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। राज्यपाल अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक दूसरा उत्तराधिकारी आ नहीं जाता। हालांकि हमारा कहने का तात्पर्य है कि राज्यपाल का कार्यकाल मान लीजिए खत्म हो गया, 5 साल पूरा, टर्म उनका 5 साल पूरा हो गया, परंतु कोई राज्यपाल नियुक्त भी नहीं हुआ, तो तब तक वो अपना कार्य करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी यानी दूसरा राज्यपाल आके चार्ज नहीं लेता है। अब राज्यपाल को इतनी शक्तियां प्राप्त हैं कि उन शक्तियों को हम 5 भागों में बांट लेते हैं। पहले कार्यपालिका शक्ति। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है।
ये सारे मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। अब राज्यपाल राष्ट्रपति बार बार निकल जाता है। राज्यपाल की शक्तियां जो हैं इनको हम 5 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट, कार्यपालिका शक्ति। राष्ट्रपति कार्यपालिका के शक्ति के अंतर्गत वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। नंबर 2, विधायी शक्तियां। राज्यपाल कोई भी विधेयक जो है जब प्रस्तुत विधानसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है तो वह अनुमति के लिए राज्यपाल के पास प्रस्तुत किया जाता है। राज्यपाल के अनुमति मिलते ही वह अधिनियम बन जाता है, विधेयक। अच्छा, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति है। राज्यपाल जब दोनों सत्र अवसान में हो अथवा सत्र नहीं चल रहे हैं, सत्र दोनों स्थगित हैं, सत्र दोनों स्थगित मतलब विधानसभा, विधान परिषद, जिसे केंद्र में हमारे 2 सदन हैं, संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। वैसे राज्य में विधानसभा और विधान परिषद है। तो दोनों यदि विधानसभा और विधान परिषद अपने सत्र में नहीं है और उस समय किसी कानून की आवश्यकता पड़ जाती है कि बहुत ही अर्जेंट है यह कानून पास करना या विधेयक लाना, लेकिन नहीं कर सकते, तो वहां जो है राज्यपाल जो है अपना अध्यादेश जारी करता है। उसको अध्यादेश जारी की शक्ति आर्टिकल 213 में दी गई है और वह अध्यादेश जारी कर देता है और उस अध्यादेश का वही प्रभाव होता है जो विधेयक जब कानून बन जाता है, जो उसका प्रभाव होता है वही इसका प्रभाव होता है। और जब दोनों सत्र आ जाते हैं, सत्र चलने लगता है, तब वो जो उसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो कानून बन जाता है। अच्छा, यहां ऐसा कोई विधेयक जिस पर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, उसको जो है राज्यपाल द्वारा उस पर अध्यादेश जारी नहीं किया सकता है। अर्थात जो राज्य के अंतर्गत है, जो विधानमंडल के अंतर्गत है, तो उसी पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। और जो जिसपे पूर्व अनुमति जरूरी होती है राष्ट्रपति की, उस पे राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। जहां राज्यपाल वहां भी अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, ऐसा कानून नहीं बना सकता है कि जहां मूल अधिकार अनुच्छेद 13 सब क्लास 2 का अतिक्रमण हो रहा है। उस अध्यादेश बनाने से फंडामेंटल राइट, हमारा मूल अधिकार का अतिक्रमण हो रहा है, वहां भी अध्यादेश नहीं मिल जाता, क्योंकि वह अध्यादेश ही शून्य माना जाएगा, वो अध्यादेश का बहुत स्वतः खत्म हो जाएगा, तो वहां अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। राज्यपाल को तीसरे शक्तियां हम इसमें लाते हैं, न्यायिक शक्तियां। राज्यपाल को न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त हैं। राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को जो उस राज्य के अंतर्गत है, राज्य की सीमा के अंतर्गत, यानी अपना राज्यपाल, हम हमेशा बार बार वही कहते हैं, राज्यपाल अपना जितना उसका क्षेत्र है, उसका क्षेत्र एक राज्य तक है, या दो राज्य का राज्यपाल है, 2 राज्य तक उसका क्षेत्र है, यानी जिस राज्य क्षेत्र में उसका अधिकार है, जिस राज्य क्षेत्र तक, वहां जो है किसी व्यक्ति को कोई दंड मिला है तो उसको क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, निलंबन कर सकता है अथवा परिहार भी कर सकता है। एक बहुत ही रोचक केस है KM नानावती बनाम बंबई राज्य, AIR 1961, पेज 112, सुप्रीम कोर्ट। इस केस में KM नानावती नौसेना का कमांडर था।
इसको हत्या के आरोप में बंदी बनाया गया, नौसेना की अभिरक्षा में इसको रखा गया, इसके ऊपर केस चला। तो 8 जूरी ने एक निर्णय दिया कि इसको निर्दोष बरकरार कर दिया, लेकिन सेशन न्यायाधीश ने इसको दोषी माना और जूरी के मत अभिमत से सहमत नहीं थे और इस केस को सीआरपीसी की धारा 306 के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय को भेज दिया, बम्बई उच्च न्यायालय को। बम्बई उच्च न्यायालय ने इसमें केएम नानावती को हत्या का दोषी माना और इनको आजीवन कारावास से दंडित कर दिया। आजीवन कारावास के से दंडित करने पे केएम नानावती ने यानी पिटीशनकर्ता ने राज्यपाल के पास गए और वहां अपनी याचिका दिया कि क्षमा कर दिया जाए। राज्यपाल ने कहा कि जब तक इसकी अपील नहीं हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट से अपील में निस्तारण नहीं हो जाता, वहां अपील में भी निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक के लिए ये जो आजीवन कारावास का दंड है इसका निलंबन रहेगा, निलंबित रहेगा। ये आर्डर पास कर दिया राज्यपाल ने। अपने अधिकार का पावर करते हुए उनको, राज्यपाल को 161 संविधान के अनुच्छेद 161 में पावर है कि वो दंड को क्षमा कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं, निलंबन कर सकते हैं। तो उनका इस पावर, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए राज्यपाल ने केएम नानावती के सजा याफ्ता यानी आजीवन कारावास के दंड को का निलंबन कर दिया और ये कहा कि जब तक वो अपील का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक निलंबन रहेगा। अपील के लिए अनुच्छेद 136 में सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका के लिए विशेष इजाजत ली जाती है, अपील दाखिल करने के लिए विशेष इजाजत दी जाती है अनुच्छेद 136 में। तो 136 में पिटीशनकर्ता ने दाखिल किया कि विशेष अनुमति दीजिए हमको अपील दाखिल करने के लिए। अपील में ये सुप्रीम कोर्ट का हर, मतलब जैसे हाई कोर्ट का एक रूल होता है, हाई कोर्ट रूल बना है, उसे सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक रूल बना रखा है। तब इसी प्रकार हर हाई कोर्ट अपना अलग अलग रूल बनाए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का भी रूल है, सुप्रीम कोर्ट ने रूल में होता है कि हम किस नियम के अंतर्गत कैसे हम अपना सुप्रीम कोर्ट चलाएं। तो वो जो है एक रूल बनाया गया, एक व्यवस्था बनाई गई है। तो सुप्रीम कोर्ट के रूल 5 आदेश 21 यानी नियम 5 आदेश 21 में यह प्रावधानित किया गया है कि कोई जिसको सजा हो गई है, कोई व्यक्ति जिसको सजा हो गई है, वह जब तक आत्मसमर्पण न कर दे, अब आत्मसमर्पण करने के बाद वह आत्मसमर्पण का प्रमाण पत्र न दाखिल कर दे, तब तक उसकी अपील की सुनवाई नहीं हो सकती। यहां मामला फंस गया। अब सुप्रीम कोर्ट में जो नियम है कि उसके अंतर्गत इनको आत्मसमर्पण पहले करना चाहिए कि केएम नानावती को आत्मसमर्पण करें, फिर आप उसका प्रमाण पत्र सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें, तब इनकी अपील की सुनवाई होगी। केएम नानावती ने यह अपना एक तर्क प्रस्तुत किया कि चूंकि राष्ट्रपति को 161 के अंतर्गत ये शक्तियां प्राप्त हैं और शक्तियां जो है संवैधानिक है, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई रूल नियम है, अधिनियम जो भी बनाया गया है वह उसके अधीन है। क्योंकि कोई भी नियम, कोई भी अधिनियम, कोई रूल, कोई कानून बनाया जाएगा तो संविधान के अंतर्गत ही बनाया जाएगा। संविधान को मतलब संविधान का अतिक्रमण नहीं कर सकता। तो उनका एक तर्क था क्योंकि अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल को शक्ति प्राप्त है, राज्यपाल ने अपने वो शक्तियों का प्रयोग करते हुए निलंबन किया है, इसलिए आत्मसमर्पण करने की कोई आवश्यकता नहीं और एक संविधान के अनुच्छेद 161 के अधीन पढ़ा जाएगा सुप्रीम कोर्ट का रूल 5 ऑर्डर 21। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक शक्तियां प्राप्त है। अब मतलब ये कि दोनों का विरोधाभास नहीं है। अब ये है कि मतलब 100 संविधान के 161 राज्यपाल इसका प्रयोग कहाँ करना चाहिए, किस दशा में करना चाहिए, और 142 का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। तो 142 अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक शक्ति देता है। और याचिकाकर्ता ने एक तर्क और प्रस्तुत किया, क्योंकि रूल 5 आर्डर 21 एक सामान्य विधान बनाया गया है, एक कानून भी नहीं है, एक्ट भी नहीं, एक सामान्य विधान बनाया गया अपना। लेकिन अनुच्छेद 161 एक संवैधानिक उपबंध है, इसको संवैधानिक उपबंध को वह प्रभावित नहीं कर सकता है, वह इसके संवैधानिक 161 के अधीन में पढ़ा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि न्यायिक शक्तियां राज्यपाल को न्यायिक शक्तियां वहां प्रदान हैं क्योंकि अभी इस मामले का निस्तारण पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। अभी सुप्रीम कोर्ट इस मामले का निस्तारण करेगी। जहां पूर्ण रूप से निस्तारण नहीं हो चुका है तो वहां राज्यपाल 161 का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्षेत्र हमारा है, राज्यपाल का क्षेत्र नहीं। तो अंत में उन्होंने फाइंडिंग दिया कि जब तक कि क्योंकि जब तक केस का निस्तारण पूरा नहीं हो जाता है तब तक ये राज्यपाल शक्ति इसका प्रयोग नहीं कर सकते, राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। अब हम आएंगे चौथे नंबर पे, वित्तीय शक्ति। राज्यपाल को वित्तीय शक्ति भी प्राप्त है, फाइनेंशियल पावर। जब कोई विधेयक पारित किया जाता है, वित्तीय विधेयक, तो राज्यपाल की उस पर पूर्व स्वीकृति होनी चाहिए, तभी वित्तीय विधेयक पेश किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। वित्तीय विधेयक मतलब धन लेने, धन संबंधी, वित्त का मतलब वित्त, धन से, फाइनेंशियल से, फाइनेंस से। अच्छा, कोई भी मतलब विधेयक, यहाँ एक हम और स्पष्ट करेंगे, राज्यपाल को उस विधेयक पर पूर्व अनुमति देने का भी पावर नहीं है, उनको अधिकार नहीं है, जिस पर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। उसमें भी उसके सामने नहीं पेश किया जाता है, पेश किया जा सकता है कि इस पे आप जो है अनुमति दे दीजिए। नेक्स्ट हम आते हैं आपात स्थिति, आपातकाल। आपातकाल में राज्यपाल को क्या शक्तियां प्राप्त है? आपातकाल मतलब इमरजेंसी, अर्थात जब कभी उस राज्य में जो संविधान के अनुसार नहीं चल पा रही, जिसमें संवैधानिक तंत्र विफल हो जा रहा है, यानी संवैधानिक तंत्र विफल होने का मतलब संवैधानिक यानी संविधान, हर राज्य संविधान में जो उपबंध है उसी के अनुसार चलाया जाएगा, और यदि उसके अनुसार नहीं चला जाता, संविधान का अतिक्रमण करता है, तो वहां जो है संवैधानिक तंत्र विफल मानते हैं, और संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने पर सारी शक्तियां केंद्र में निहित हो जाती, डायरेक्ट सारी शक्तियां जो है राज्य की केंद्र में निहित होती। अब केंद्र उसका प्रयोग जो है राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति उसका प्रयोग अपने राज्यपाल के माध्यम से करता है, राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है जिसमें, तो सारा कार्य जो है राष्ट्रपति करता है और थ्रू राज्यपाल। तो सभी शक्तियां यानी राज्य संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, सारे पे कानून बनाने का अधिकार राज्यपाल को हो जाता है। आज का सेशन हम इतना करेंगे। धन्यवाद।